शुरू दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में नहीं था। मैंने अपनी पार्टी के उस फोरम पे जिस फोरम पे ये बात हुई थी, मैंने तो वहाँ पे भी अपनी राय का इज़हार किया था। मैं तो अब भी इस राय का इज़हार करूँगा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कोई हल नहीं है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल रही हैं उनकी कारकर्दगी भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं रही कि जिसके ऊपर कहा जा सके कि उसके बग़ैर जो है वो सिस्टम चल नहीं सकता। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो अंडर स्ट्रेस था, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है उससे उसको रिलीफ मिला, लेकिन हंगामी हालात में ये एक हंगामी इक़दाम था। उस इक़दाम का बिल्कुल फ़ायदा हुआ। मुस्तकिल तौर पे हमें जो है वो अपना जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। विटनेस प्रोटेक्शन, इसमें आपको कुछ करना था कोर्टों के सिलसिले में, उसके बारे में क्या हुआ? नेशनल एक्शन प्लान में क्या बारे में क्या हुआ? ज़रब अज़ब में क्या पोजीशन है? इन 2 सालों में जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उसकी कारकर्दगी क्या थी, हमें ब्रीफ किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की नौइयत क्या है, हमें बताया जाए कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की कारकर्दगी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम ताज़ियत करना चाहेंगे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के अहले खाना से। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आज इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिंध के 31वें गवर्नर रहे। 11 नवंबर 2016 को गवर्नर के ओहदे का उन्होंने हलफ उठाया। तवील अलालत के बायस आज इंतकाल कर गए। गवर्नर का हलफ उठाने के बाद सिर्फ 1 रोज़ ही गवर्नर हाउस में रह सके थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और उससे पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। इंसाफ के हवाले से काफ़ी वोकल थे और इंसाफ के हुसूल के लिए जो उनकी खिदमात हैं उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। आज प्रोग्राम में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, फ़ौजी अदालतों का मामला है जो आजकल ज़ेरे बहस है। फ़ौजी अदालतों की अगर हम बात करें तो उसका जो बैकग्राउंड है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि 16 दिसंबर 2014 को जो एक इंतहाई अलमनाक, इंतहाई दुख भरा सानहा था, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके बाद हमने देखा कि 6 जनवरी 2015 को आइन में 21वीं तरमीम लाई गई और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी तरमीम लाई गई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2015 जो तरमीमी बिल था उसकी पार्लियामेंट से मुत्तफ़िका मंजूरी के बाद फ़ौजी अदालतों को 2 साल के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए, यानी 7 जनवरी 2015 को इनका क़याम अमल में लाया गया और ये सनसेट क्लॉज इसमें डाला गया कि 2 साल के बाद इनकी मियाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इनका मकसद क्या था कि इन अदालतों का मकसद उन सिविल अफराद का ट्रायल करना था जिन पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात थे। और इन फौजी अदालतों का आगाज़ जब हुआ 2015 में, यानी तो 2015 में ही पहली जो मुजरिम को सज़ा सुनाई गई थी तो वो अप्रैल में थी और आखिरी सज़ा 28 दिसंबर 2016 को सुनाई गई थी। सज़ा पाने वाले मुजरिमों का जो ताल्लुक है किन किन जमातों से था उसकी जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो भी आपको बताते हैं कि वो लोग जिनका ताल्लुक अल-कायदा, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार, तौहीद जिहाद ग्रुप, जैश मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर जंगवी अल आलमी, लश्कर इस्लाम और सिपाही सहाबा से था। अब जिन जिन मुकदमात का ट्रायल हुआ इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, जो जो सानहात थे, जो जो वाक़यात थे और जिनके मुजरिमों को ट्रायल किया गया, उनमें आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला, सानहा सफूरा बस, समाजी कारकुन सबीन महमूद का कत्ल, मारूफ सहाफ़ी रज़ा रूमी पर हमला, बन्नू की जेल पर हमला, रावलपिंडी की परेड लेन मस्जिद में बम धमाका, नांगा पर्बत बेस कैंप पर गैर मुल्कियों का कत्ल, मस्तोंग में अहले तशय्युई कम्युनिटी पर हमला, मैरियट होटल धमाका, औरंगज़ई एजेंसी में फौजी हेलीकॉप्टर पर हमला, पेशावर में PIA के तैयारे पर हमला, कराची एयरपोर्ट पर हमला, फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों, पोलियो की टीमों पर हमला और तालीमी इदारों पर हमले में मुलव्वस अफराद को सजाएं सुनाई गई फौजी अदालतों से। ISPR का जो इस हवाले से बयान है
कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही, तो वो ये कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों की कारकर्दगी के हवाले से कि इससे दहशतगर्दी में नुमायां कमी आई है। ISPR के मुताबिक ये अदालतें उस वक्त कायम की गई थीं जब दहशतगर्दी उरूज पर थी और जजेस भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हदफ थे। दहशतगर्द हमलों के बायस मुरव्वजा अदालती निज़ाम और जजेस दबाव का शिकार थे और इसके लिए जो फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया तो वो इंतहाई मौसर साबित हुआ। अब फ़ौजी अदालतों के क़याम के बाद जो निपटाए गए मुकदमात हैं उनकी तफसीलात कुछ इस तरीके से हैं कि 274 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भेजे गए थे, 161 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई गई थी, 12 अफराद को फांसी दी जा चुकी और 113 अफराद को कैद की सजाएं जो हैं वो सुनाई गईं। अब मिलिट्री कोर्ट्स पर आखिर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? कल हमने देखा कि पार्लिमानी रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई थी, अगर उस हवाले से भी हम बात करें तो वो भी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही हमें नज़र आई। उसमें क्या मामला है, क्या होना चाहिए, तौसी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इस हवाले से कोई पेशरफ्त हमारे सामने नहीं आई है। अब दोबारा ये बैठक जो है वो 17 तारीख को सजाई जाएगी, उसमें आया क्या फ़ैसला किया जाता है। और साथ ही साथ जो कि अपोजिशन जमातों की तरफ से एक जो है मुतालबा सामने आ रहा है जिसमें वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ब्रीफ किया जाए, बाकायदा ब्रीफिंग दी जाए फौजी अदालतों की कारकर्दगी के हवाले से कि किन किन केसेस का ट्रायल हुआ है और कितनी कामयाबी के साथ ये फौजी अदालतों का जो सफ़र है वो रहा है। अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ में राना सनाउल्लाह साहब को सुना होगा, वज़ीर कानून है पंजाब के। 2 मुतज़ाद बयानात उनके आए। पहला बयान उन्होंने दिया और कहा कि जी फौजी अदालतों को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम जो है वो नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने राना सनाउल्लाह के इस बयान के हवाले से कहा कि उनका ये बयान ला इल्मी पर मबनी है और फिर फ़ौरन से अगले ही रोज़ राना साहब को अपना स्टांस चेंज करके फ़ौजी अदालतों की तारीफ़ भी करनी पड़ी। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है कि जब 2 साल के अंदर आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत नहीं कर सके, आपने जो इस्लाहात लानी थी वो नहीं ला सके, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराना था वो नहीं हमारी तरफ से हो सका, तो फिर फौजी अदालतों के क़याम पर या इस मामले में तौसी पर तहफ़्फ़ुज़ात आखिर क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थोड़ी देर में शहरियार आफरीदी साहब भी PTI में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और लाहौर में इरशाद अहमद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ के, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पहले तो रांझा साहब ये फरमाइएगा कि कल जो पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे कि अव्वल तो हुकूमत भी इस ज़मन में अपनी पोजीशन वाज़े करने को तैयार नहीं थी। अपोजिशन की तरफ से जब बारहा ये कहा गया कि हुकूमत क्या चाहती है तो फिर आप लोगों ने कहा कि जी हम हामी हैं, तौसी होनी चाहिए। तो ये क्या वाकई में कोई कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है या कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हुकूमत का जो हिस्सा है PMLN के अंदर के फौजी अदालतों के क़याम में तौसी हो? देखिए जी, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम था और मिलिट्री कोर्ट्स की जो ज़रूरत हमें पड़ गई, वो उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान का जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम, खैर वो लंबी बहस है कि वो प्रोसिक्यूशन सिस्टम, जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जिसके बीच में हम इन मुल्ज़मान को जो कि दहशतगर्दी मुलव्वस थे उनको सज़ा दे सकते। उनके इशूज़ थे, सिक्योरिटी इशूज़ थे, थ्रेट्स थे जजेस के, ये वो, इसलिए वो सिस्टम को बनाया गया। लेकिन साथ में जो सनसेट क्लॉज को डालने का मकसद था वो यही था कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम जुडिशल सिस्टम को और जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसको इतना बेहतर कर दें कि उनकी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं प्रोसिक्यूशन के भी और जुडिशरी के भी, वो हम रिजॉल्व कर दें ताकि सही तरीके से ट्रायल भी चल सके और उनको सिक्योरिटी भी मिले। उसके साथ साथ हमने रिफॉर्म्स भी काफ़ी अमल शुरू हुआ, उसमें काफ़ी चीज़ें, रैपिड रिस्पांस फोर्सेस और मतलब पूरा एक पैकेज था, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होनी थी और काफ़ी हो भी गई। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, अगर मिलिट्री कोर्ट्स की सक्सेस को गेज किया जाए तो वाकई ही नुमाया तौर पे ये सही है बात ISPR जो कह रहा है कि वाकई नुमाया कमी आई है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों कहा था कि जी जिस तरह काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, कामयाबी से सफ़र जारी नहीं रहा फौजी अदालतों का? देखिए जी, उसके ऊपर जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मैं आपको एक बात देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का हमेशा से एक जो जमहूरी आदमी है
मैं भी उसके बीच में शामिल हूँगा, वो वैसे ही मिलिट्री कोर्ट्स को वो वैसे अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन जब एपीएस जैसा वाकया होता है किसी मुल्क में, और एपीएस जैसे वाकये के बाद हम सब लोगों के जब दिल हिल जाते हैं और हम भी कहते हैं कि ठीक है यार, बाकी जो सारे मॉरल्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं, लेकिन जमहूरी लोगों को जमहूरियत के अंदर फिर जो काम करने चाहिए वो भी तो नहीं करते ना। वो वैक्यूम तो क्रिएट खुद कर देते हैं जमहूरी लोग, फिर इस किस्म के इकदामात करने। देखिए, वैक्यूम क्रिएट तो यहाँ पर तो इस सिचुएशन में नहीं हुआ ना। वैक्यूम तो यहाँ पर जो क्रिएट किया गया ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का था। इसमें हमारी गवर्नमेंट का आप नहीं कह सकते। अगर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से लेके जुडिशरी के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट तक आप मुझे बताएं कि कितनी को उसके बीच में इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल लोगों की, वो तो जुडिशरी ने अपना सारा सिस्टम इंटैक्ट करना था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इसके बीच में अगर इन मिलिट्री कोर्ट्स को हम ना बनाते, हमारे पास ऑप्शन क्या थी उस वक्त? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि ऐसे दहशतगर्द जो थे वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, वो नॉन प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की वजह से वो छुट के निकल जाते थे। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन दोबारा हिस्सा बनेंगे तो इंकरेजमेंट मजीद होती थी ऐसे अफराद की। एक ब्रेक ले वापस आएंगे तो हम लाहौर मेहमानों के पास जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें जो इस 2 साल के अरसे में फिर की जानी थी, जुडिशल रिफॉर्म्स आने थे, और जिस तरीके से अभी रांझा साहब भी बात कर रहे थे कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात थी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम होता था उन गवाहान को या जजेस को, और जो थ्रेट्स आते रहते थे वो क्या हमने सारे कर लिए हैं? हमने अपना क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जो है, जस्टिस सिस्टम जो है, उसको इतना मजबूत कर लिया है कि अब फौजी अदालतों के जो तौसी का मामला है उसके हवाले से इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है? इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से ये तौसी का मामला इतना ज़्यादा ज़ेरे बहस आया है और सियासी जमातें खासकर इतना तजब्जुब का शिकार इस पे हमें नज़र आ रही हैं, और अब जाकर हुकूमत को भी ख्याल आया है कि इसकी तौसी के लिए बातचीत शुरू करें, मुशावरत करें, पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया जा रहा है जिस तारीख को ये मुद्दत ही ख़त्म हो गई, उससे पहले ये क्यों नहीं किया गया? देखिए, रवायती काहली तो एक इशू है और सियासी मफादात का टकराव दूसरा इशू है, और तीसरा और सबसे बड़ा इशू ये है कि चूँकि निज़ाम बहैसियत मजमूई सपोर्ट कर रहा है जो लोग इस वक्त पावर में हैं या पावर सर्कल्स के इर्द गिर्द हैं, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। अभी राय साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे, कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसको अर्काइक है, मेरे ख्याल है पिछली सदी से भी पुराना है, वो इन टेररिज्म के ख़िलाफ़ तो बड़ी दूर की बात है, वो नॉर्मल जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम है उसको भी टैकल करने से कासिर है इससे। अभी पिछले दिनों जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने कहा ये नॉर्मल स्ट्रीट क्राइम जो वो भी हम टेररिस्ट कोर्ट में भेजेंगे इसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपकी इस तरफ आप चलना ना चाहें और आप उस मकसद के असूल की तरफ एक कदम भी आगे लेके नहीं बढ़ेंगे आगे, और अपने सियासी मफादात के निगहदाश्त के लिए, चाहे वो पीस पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, इसमें तो जब आप इनकी हिफाजत में लगे रहेंगे और आप निज़ाम की बेहतरी के लिए बहसीत मजमूई इक़दामात से गुरेज करेंगे इस वजह से, तो फिर जो आज जिस सूरत हाल से दो चार हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है। और यही बहस उस वक्त भी हुई थी जब ये कोर्ट्स का क़याम अमल में आ रहा था, और अब ये बहस दोबारा छेड़ दी गई है इसके ऊपर। और देखिए, आर्मी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ये मिलिट्री कोर्ट्स से बनी है, इसमें ये रिक्वायरमेंट तो इसलिए थी कि स्पीडी जस्टिस और स्पीडी ट्रायल और सही ट्रायल होना चाहिए। तो फिर देखिए, हमारी सियासत का जो रुख है उसको बदलने की ज़रूरत है, जो अंदाज़ है उसको बदलने की ज़रूरत है, और जो एजिलिटी है जो होनी चाहिए थी इस सारे मामले में, जिस तेज़ी का मुजाहरा करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, और आज फिर हम वही खड़े हैं, 1 महीना फिर और हम ज़ाया कर देंगे। तो एग्जैक्टली कि 2 साल पहले भी हम ये कह रहे थे कि हम इस निज़ाम को बेहतर करेंगे, और अभी गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि गैर मामूली हालात हैं। लेकिन 2 साल बाद भी इरशाद साहब हम वहीं पर खड़े हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, और जो इस वक्त सियासी जमातें हुकूमत से ये डिमांड कर रही हैं कि ब्रीफ करें फौजी अदालतों की कारकर्दगी के हवाले से कि इसमें हुआ क्या है, उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान इस वक्त खड़ा किया जा रहा है?
देखिए, उस वक्त जब ये फ़ौजी अदालतें बन रही थी या नेशनल एक्शन प्लान मंजूर हो रहा था या ये सारे जदोजहद हो रही थी, उस वक्त एक दो गलतियां हुई हैं। पहला तो ये हुआ कि जब आपने ये इख्तियार हुकूमतों को दे दिया, सिविल हुकूमत को दे दिया कि वो जिस केस को मुनासिब समझेगी भेजेगी इस अदालत में, होना तो ये चाहिए था कि जब ऑपरेशन हो रहा है तो जो फोर्स ऑपरेशन कर रही है, जो निशाना बन रही है, उसको डिसाइड करने का इख्तियार होना चाहिए कि किस किस केस को हमने इन कोर्ट्स में भेजना है। उसमें फिर पिक एंड चूज़ शुरू हो गया। दूसरा ये था कि इसको रिलेट करना चाहिए था नेशनल एक्शन प्लान के साथ कि अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको बेहतर नहीं करते, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, जो बाकी इदारे हैं कानूनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, तो फिर चंद केसों का जब फैसला हो भी जाएगा तो आप जो थ्रेट या डिफेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसे होगा? वो चंद लोगों को तो आप सज़ा दे देंगे, लेकिन उससे जब मालूम है बाकी लोगों को जो समझते हैं कि जी हम बच सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से या हुकूमत की जो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है उसकी वजह से, या जो मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं उस हवाले से वो भी एक एलिमेंट है, मौजूद है, तो फिर वो आप खौफ जो पैदा करना है आपने उन दहशत गर्दों के लिए, तखरीबकारों के लिए और ऐसे अनासर के लिए जिन्होंने माशरे को यरगमाल बना लिया था, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है कारकर्दगी अदालतों की वो नहीं हो सकती जो होनी चाहिए थी। एक तो ये पहलू है। दूसरा आप देखिए कि सफूरा जो का केस है वो तो इन अदालतों में गया, लेकिन ये बल्दिया टाउन का केस जो है ये उससे बड़ा केस नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है। 300 इंसान जो हैं वो ज़िंदा जलाए गए हैं, वो केस नहीं उस अदालत में जा रहा ताकि जल्दी फैसला हो और 300 ख़ानदानों को रिलीफ मिले और इंसाफ मिले, वो हुकूमत ने फैसला नहीं किया। इस तरह के कई और केस भी उसमें डिस्कस किए जा सकते हैं कि नहीं भेजे गए। तो ये पिक एंड चूज की पॉलिसी, ये बड़ा आम नुक्ता है। मैं राजा साहब से इसका जवाब चाहूंगी हुकूमत के हवाले से। एक तो फजलुर रहमान साहब का जो बयान आया हुकूमती इत्तेहादी और जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है इस हुकूमत की, एक तो मिसाल इन्होंने बल्दिया टाउन के केस के हवाले से दे दी, कहते हैं कि उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वो इम्पैक्ट नहीं आ सका जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखें, जो ये सारा प्रोसेस था जिसके बीच में मिलिट्री कोर्ट्स बने, वो सारा प्रोसेस जो है वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डिंग की बेसिस के ऊपर था। और फिर जब आपको ये पता होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस वक्त भी इनिशियली जब मिलिट्री कोर्ट्स बनने की बात हुई थी तो उन्होंने उसको अपोज करते थे एट डिफरेंट इश्यूज, एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट जो उसके क्लॉजेस थे उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली अपोज भी करते थे और कई दफ़ा तो उनको मना के भी लाया जाता था। जमात इस्लामी भी इस तरह की थी। रज़ा रबानी साहब आपने देखा वो रो पड़े पार्लियामेंट में। तो हुकूमत ये चाहती थी कि हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन एम है कि हम मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाएं, लेकिन उसके बीच में अगर इन अरकान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस करने के लिए फिर सेफ्टी वॉल्व्स और सेफ्टी मैकेनिज्म इनके असरार पे, ताकि कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए ना। अगर गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन मिलिट्री कोर्ट बना देती तो फिर आज यही सारी पार्टी जिस तरह अभी उसको अपोज कर रही हैं, तो उस वक्त तो फिर वो सारा का सारा ये उन्होंने जो था वजन हुकूमत पर डाल देना था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी बनाई थी और इसके बीच में तमाम पोलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, तो उनको सबको साथ लेके चलना था। मेरा सवाल है कि उस वक्त चलें वो सानहा एपीएस हो गया जो हम कहते हैं कि उसके बाद इसकी ज़रूरत पेश आई कि स्पीडी ट्रायल हो, उससे पहले भी हमारे इस जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लकूनास, लूप होल्स तो मौजूद थे ना, जिसकी वजह से हम मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ गए। आज भी वो उसी तरीके से मौजूद हैं जब मिलिट्री कोर्ट्स की 2 साल की मुद्दत ख़त्म हो गई है। तो आपकी तरफ से भी फिर वो जो आपने कहा कि जी जो जुडिशरी ने करना था वो भी नहीं किया, रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए, तो अभी भी नहीं है हमारे पास रिफॉर्म्स। अगर ये भी नहीं बनाएंगे तो फिर खुदा न खास्ता हम क्या किसी और साने का इंतज़ार कर रहे होते हैं? देखिए, जहाँ तक उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, जहाँ तक मुकदमात को प्रॉपरली उसका एक सिस्टम इन्वेस्टिगेशन का फुल प्रूफ बनाना था कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अंडर प्रेशर ना आए किसी किस्म का, तो वो देखें जो हमारे, और उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं अभी तक कई जगहों पे रैपिड रिस्पांस फोर्सेस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी वो कुछ कई जगहों पे बन भी गई हैं, लेकिन कई जगहों पे अभी भी लैप्सेस हैं। और इसके साथ देखिए ना, इसके बीच में सबसे बड़ा किरदार है गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन पार्टीज़ का। आपका सारा का सारा फोकस ही अगर इस मुल्क में
उन इश्यूज़ के ऊपर है जो कि कोई यूज़फुल नहीं है, इनकी कोई आउटपुट नहीं है। लट से जिस तरह पनामा है, जिस तरह कभी जुडिशल धांधली का केस बन जाता है, अभी आप कैसे कह सकते हैं कि उसका आउटकम नहीं है? चले वो तो ऑपोजिशन बताएगी ना, मैं आपको बता रहा हूं मौक़िफ़ है, वो तो गए पहले साल, 1.5 साल, 2 साल इन्होंने जुडिशल कमीशन बनवाया धांधली का मकसद सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट का और अदारों का वक्त जाया किया जा रहा है। जिन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए था, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं, अच्छा चलें, पैनामा तो अभी आ गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अभी आ गया, 8-9 महीने की बात है। उससे पहले क्या था? पैनामा से पहले भी तो हो सकता था, टाइम तो था। देखें, पैनामा मैं आपको आज भी बता रहा था कि उससे पहले भी ये काम हो सकता था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकते थे, लेकिन पीटीआई देखें वो एक इशू से निकलती है, वो दूसरे पे चली जाती है, दूसरे से निकलती है, ऑपोजिशन की पार्टीज भी साथ होती हैं, बजाय कि वो पार्लियामेंट में बैठ के ऑन अ सीरियस नोट, मैं खुद पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर हूँ, आज ये डिसाइड हुआ कि जी एक हफ्ता हमने दिन में हफ्ते में 2 मीटिंग्स करनी है, लाजमी 2 दिन मिलना है, लेकिन उसके ऊपर भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा था कि हम 2 दिन रोज हफ्ते में बैठ के इस जो अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है इसको बेहतर करने के लिए। अच्छा। इसी तरह वो कह रहे थे कि हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स की कमेटी के भी इश्यूज चल रहे हैं, इसी तरह वो कह रहे हैं कि हमारे ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के थे इन इशू कमेटीज के इश्यूज भी चल रहे हैं। अब ये बड़ा आपने एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने रख दिया। एक ब्रेक से वापस आते हैं, वापस आके फिर जनरल साहब से और इरशाद आरिफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से रांझा साहब क्लेम कर रहे हैं, क्या वाकई ऑपोजिशन जो है वो बहुत सारी जगहों पे हुकूमत को काम नहीं करने दे रही, या हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं? जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की रांझा साहब बात कर रहे हैं कि उसमें वक्त ज़ाया किया जा रहा है, ये भी ज़रा जानते हैं अपने मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली जैदी साहब, ये बताइएगा कि अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम मिलिट्री कोर्ट्स में तौसी का जो मामला है उस हवाले से बात कर रहे थे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बात कर रहे थे कि हुकूमत के जो हाथ है वो अपोजिशन बांध देती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की वजह से नहीं हो पाती हैं, अपोजिशन की वजह से और ख़ासकर पीटीआई की वजह से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप लोग कभी एक इशू में और कभी दूसरे इशू में चले जाते हैं। वैसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की है मोहसिन साहब ने, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। एक तो मैं कुछ सीनियर रहनुमा नहीं हूं, मैं तो छोटा सा एक काम तो ये खामखा में जो सीनियर रहनुमा बोल के वैसी। दूसरा, आपको ना कहा जाए हमारे बड़े सिंपल से 6 सवाल थे गवर्नमेंट से, उसको आंसर जवाब दें, उसके बाद फिर हम एक्चुअल कमेंट करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट पर जाना है कि नहीं जाना। लेकिन वो सवाल क्या थे जी, पहले ब्रीफ हमें दें मिलिट्री कोर्ट में हुआ क्या अभी तक, ब्रीफिंग तो देना मिलिट्री कोर्ट्स में, फिर कोई ब्रीफ दें नेशनल एक्शन प्लान में, फिर कोई ब्रीफ दें एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, फिर ब्रीफ दें कि जी एक्चुअल सिक्योरिटी सिचुएशन है क्या। हुकूमत के पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। फिर ब्रीफ दें कि जी अभी तक कोई ब्लूप्रिंट बनाया है इन्होंने कोई जुडिशियल रिफॉर्म का, जो उनको जो एक्चुअली इन्होंने जो पास किया था उसमें 2 साल के रिफॉर्म्स होने थे जुडिशियल रिफॉर्म, इसके बेस पे मिलिट्री को, वो क्या उसका ब्रीफ है। और आखिर में हमें ये भी बताएं कि अभी तक इन्होंने क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी की अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं की। अब इनके सवाल का जवाब मैं दूं। प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत जहां पे गलत है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको टिल थिंग्स आर राइट सेट राइट उसके ऊपर जाना। अब ये जो उन्होंने बात की मोहसिन साहब ने, असल में तो ये खुद और इनके सारे दूसरे वुज़रा इंक्लूडिंग साद रफीक जो रेलवे ऑपरेशन जो रेलवे मिनिस्टर है वो वहां बैठे होते हैं कोर्ट में, जो अपनी मिनिस्ट्रियां नहीं देख रहे, ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं नवाज शरीफ को डिफेंड करने खुद आए थे। हालांकि नवाज शरीफ की फैमिली को आना चाहिए, केस तो उनके ऊपर है। ये सारे हुकूमत के पैसों में मिनिस्टर्स बैठ के वहां अपना काम नहीं करते, कोर्ट के बाहर खड़े होकर सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजार के डिफेंड कर रहे होते, तो कैसे काम करेंगे। तो ओनर्स तो इनके ऊपर आ गया डिलीवर करने का। इनको तो हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि मोहसिन रांझा साहब के ऊपर पनामा में ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं, अपना काम करेंगे इन कमिटीज में। आप कहते हैं कि हुकूमती अरकान फिर क्यों डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा स्टे विद अस, मैं चाहूंगी जनरल साहब, आपके टैक्स के पैसों पे, मेरे टैक्स के पैसों पे, ठीक है, अपने टैक्स के पैसों पे, कि वजीर आजम साहब की फैमिली का अगर मामला है तो उनकी फैमिली ही डिफेंड करे। अली को सिर्फ एक बात बता दूं जो आज मैंने खुद विटनेस किया है कि अगर ये तनकीद बराए तनकीद की सियासत नहीं कर रहे तो आज जो हम अकाउंटेबिलिटी लॉ में रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, जिसमें हमने वॉलंटरी रिटर्न का जो था इख्तियार और जो डिस्क्वालिफिकेशन थी और नाअहली थी उसको परमानेंट
किया, जो लोग करप्शन करते हैं, जो कि एक अच्छा अमल था, उसको मीडिया ने अप्रिशिएट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको भी कहा कि इसको वापस ले लें, कि आप अगर हमारे उन्होंने कहा ये नैब ऑर्डिनेंस वापस ले लें। अच्छा, बट और ये देखें इस तरह, ये तो मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं ना, हर कमेटी मीटिंग में ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन इस लिहाज से हो गई क्योंकि कल ही जहांगीर तरीन साहब के साथ हमने शो किया है और मेरे शो में जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि जो नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है ये बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छी चीजें इसमें आई हैं, सिर्फ एक जो मामला प्ली बारगेन का जो अदालत की इजाजत से मशरूत किया गया उसको निकाल दिया जाए। उन्होंने तो इसको और अच्छा, अब ये देखें, इन्होंने लॉकडाउन किया, इन्होंने इलेक्शन का इसका पार्लियामेंट के सेशन का बायकॉट किया। अगर ये पार्लियामेंट में आते रहते तो ये कमेटीज की जो हमारी हेयरिंग्स हो रही, तनख्वाहें लेते तो आ जाते हैं, लेकिन अगर ये वैसे आते जाते पार्लियामेंट में, इन कमेटीज में, स्टैंडिंग कमेटीज में ये पार्टिसिपेट करते और कंट्रीब्यूट करते तो ये आज बात करूंगी। लेकिन ये जो मामला जनरल साहब, आपको क्या लग रहा है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि अपोजिशन के सवालों में फिर इसमें वजन है इस दलील के अंदर कि वाकई जो हुकूमत ने फिर 2 साल के अंदर अगर कोई रिफॉर्म्स लाने का इक़दाम शुरू भी किया, उसका आगाज भी किया, तो अपोजिशन के सामने रखा तो जाए, उनको ऑन बोर्ड तो करें, उनको एतमाद में तो लें। वो चीज़ नज़र नहीं आई अभी हुकूमत की तरफ से। देखिए, 2 चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। नंबर 1, हुकूमत ने जो काम करने हैं उसको कोई रोक नहीं सका हुकूमत को, चाहे वो पंजाब में डेवलपमेंट प्लान्स हों या नेशनल लेवल पे हों या इस किस्म के और जो फैसले हैं वो तो हुकूमत कर रही है। और जो इस किस्म के मामलात हैं जिसका ख़ास आवाम से ताल्लुक़ है, जिसका बेहतर गवर्नेंस से ताल्लुक़ है, लॉ इन्फोर्समेंट का या जुडिशल रिफॉर्म्स का, वहाँ पे हुकूमत को ये इस किस्म की बंदिशें सामने आ जाती हैं। दूसरा, मैं अपोजिशन को भी इतना ही कसूरवार समझता हूँ। गुज़श्ता 2 सालों से जिस तरह रज़ा बानी साहब ने उस दिन आंसू बहाए थे, अगर वो बैठकर सेनेट में हुकूमत को मजबूर करते कि 2 साल में हमने ये काम 3, 4, 5 करने हैं, जिससे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा हमारा इस मौके की मुनासबत से इतना एजाइल हो जाए, जो सारे चैलेंजेस को संभाल सके, तो अगर वो चाहते तो वो मजबूर कर सकते थे। इसी तरह पीटीआई अगर चाहती वो भी हुकूमत को मजबूर कर सकती थी। तो ये तो अपोजिशन की भी मैं समझता हूँ उतनी ही कमज़ोरी है कि वो हुकूमत को इस तरफ नहीं ला सकी, और हुकूमत को तो शायद दूसरे कामों से फुर्सत नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से कसूरवार तो हैं हम लोग, और आज जिस सूरत हाल में हम खड़े हैं दोबारा फिर हम यहाँ पे मुँह शगाफी पर आए हैं, तौजीह है हर एक की कि इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर शाह कुरैशी साहब ने सवाल पूछा है, सवाल तो सही है उनका, लेकिन आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं सवाल पूछा उन्होंने, जब उनको भी पता था कि 2 साल के बाद मिलिट्री कोर्ट्स का सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये खुर्शीद साहब से मेरा सवाल है कि उनको पूछना चाहिए था, अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये बात तो की नहीं उन्होंने। ठीक है, पनामा लीक्स की इंपॉर्टेंट अपनी जगह पर है, लेकिन बाकी निज़ाम तो मुल्क का चलते रहना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहाने। ठीक, तो आप हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन को भी उतना ही कसूरवार ठहराते हैं, और आप कहते हैं कि इस मामले को ऑलरेडी जो अब मुद्दत खत्म हो गई है तो सामने लाया जा रहा है, पहले क्यों टेकअप नहीं किया गया था। इरशाद आरिफ साहब, एक सवाल जो इस वक्त फौजी अदालतों की कारकर्दगी के हवाले से उठाया जा रहा है, आज मैं उसका एक नुक्ता वो मैं आपसे उस पर वजाहत भी चाहूँगी, आपका तज्जिया भी चाहूँगी कि उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल इनामुर रहीम साहब हैं और उन्होंने बात की है कि जी ठीक है, कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं, वहाँ पर सफाई पेश करने की गुंजाइश भी होती है, मौका भी दिया जाता है। लेकिन उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब कोई फ़ौजी अदालत किसी को सज़ा सुना देती है तो फिर आर्मी चीफ उसकी तौसीक कर देता है, और अगर मुजरिम को सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करनी है तो वो आर्मी अपील कोर्ट में जाने की उसको इजाज़त होती है। लेकिन उनका सवाल ये है कि अगर आर्मी चीफ उस सज़ा को कंफर्म कर देता है, तौसीक कर देता है उस सज़ा के अंदर, तो फिर क्या कोई ब्रिगेडियर लेवल का अफसर जो है उसको ख़त्म कर सकता है, उस सज़ा को कम कर सकता है? देखिए, अगर तो अख्तियार है उस ब्रिगेडियर साहब को या कर्नल साहब जो भी हैं, अपीलेट कोर्ट है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर तौसीक हुई है या आर्मी चीफ ने, क्योंकि टेक्निकल तो मुझे इल्म नहीं है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन हमें एतमाद करना चाहिए उस सिस्टम पर जिस पर मोहर तस्दीक सब्त की है हमारी पार्लियामेंट ने। लेकिन बुनियादी इशू ये नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ें, बुनियादी इशू ये है कि क्या नीयत है कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, इस मुल्क में अमन आना चाहिए, इस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। मेरा जो असल में प्रॉब्लम है वो ये, मैं सोचकर हैरान होता हूँ कि हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो इस सिस्टम को, जो नाइंसाफ़ी का सिस्टम है, बदअमनी का सिस्टम है, जिसके अंदर लोगों के हकूक़ तल्फ़ होते हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्द पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से ख़ुद पाकिस्तानी जो हैं वो एजेंट बनते हैं, कोई इंडिया का एजेंट बनता है, कोई किसी का एजेंट बनता है, यहाँ बरमदा
बुगटी जैसे लोग पैदा होते हैं। उस सिस्टम को हमारी हुक्मरान अशराफिया ख़त्म करना नहीं चाहती, उसको सपोर्ट करती है, बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि ये तो ISPR ने हमें बताया कि इतने मुकदमात आए और उनके फैसले हो गए। ये हुकूमत बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने और दहशतगर्द इस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं, उनके मुकदमात तैयार हैं, लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट्स को भेजे ही नहीं गए। मैंने तो एक मिसाल दी बल्दिया टाउन की, कई और केसेस हैं जो क्यों नहीं भेजेंगे? इसलिए कि वो एक तो आपको याद होगा 4 महीने तो ये जो मामला था मिलिट्री कोर्ट्स का, ये अदालतों में ज़ेर बहस रहा, ये ताख़ीर होती रही। उसके बाद भी ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए गए क्योंकि चाहते नहीं थे कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए, यहाँ अमन आ जाए और उसके बाद फिर लोग हमसे मुतालबा करेंगे जी अब तो अमन भी कायम हो गया, अब तो दहशतगर्द भी ख़त्म हो गए, तो अब हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, आपकी कारगुजारी हम देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बदअमनी रहती है, हालात ख़राब रहते हैं, तो हमारी हुक्मरान अशराफिया अपने जो है मौज मेला जारी रख सकती है, अवाम की तवज्जो हटा सकती है और उससे कोई पूछ नहीं सकता कि हमारा ये मसला हल क्यों नहीं हुआ, हमारा स्कूल क्यों नहीं बना, हमारे सेहत मराकज़ कायम नहीं हुए, हमें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा। ये असल में बहाने जो है, बहाना जोई और हीला जोई का जो आदत है, उसको जारी रखने की बेहतरीन सूरत यही है कि कोई भी ऐसा सिस्टम यहाँ बनने ना पाए जिसकी वजह से अमन आए, इंसाफ मिले। वरना कौन सी मुश्किल 2 साल मिले हैं ना आपको, फ़ौज ने ऑपरेशन के ज़रिए, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए एक वक्फ़ा दिया है, सांस लेने का मौका दिया है। उस सांस लेने के दौरान आपको चाहिए था इदारे मजबूत करते, इंसाफ के इदारे मजबूत करते, प्रोसिक्यूशन के इदारे मजबूत करते, पुलिस रिफॉर्म जो होती, फाटा रिफॉर्म ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। एक तो आपने कहा कि जो सवाल के जी आर्मी चीफ तौसीक कर दे, तो क्योंकि एक सेकंड जी इरशाद साहब, फाटा रिफॉर्म के बारे में जनरल कियानी 6 साल तक पीटते रहे, कुछ नहीं हुआ। 3 साल तक राहिल शीफ कहते रहे, कुछ नहीं हुआ। आज तक हमें पता ही नहीं है कि जो कमेटियां, पहले एक कमेटी आसिफ ज़रदारी साहब ने बनाई थी, दूसरी कमेटी ने, उसका क्या नतीजा निकला है। तो इससे लगता है कि ये काम करना ही नहीं चाहते, वरना जब नीयत हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। सही है। तो इरशाद अहमद आरिफ साहब ने एक बाकायदा चार्जशीट जो है वो हुकूमत के खिलाफ इस वक्त पेश कर दिया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ये जो बात की गई है कि हमारे जो हुक्मरान अशराफिया है वो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में मामला ठीक हों, इसमें सिस्टम जो है वो बेहतर हो, इस मुल्क में बदअमनी ख़त्म हो, इस मुल्क में इंसाफ आए, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती। तो आवाम को इन चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है, बहाने हैं, हीले हैं, अगर कुछ करना चाहते तो कर चुके होते। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मोहसिन रांझा साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब ने काफ़ी लंबी एक फहरिस्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो भी जारी की थी प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले। ये बताइएगा कि वाकई कितनी सदाकत है कि अगर हुकूमत चाहती होती या नीयत होती तो इदारे भी बेहतर कर सकती थी, इस निज़ाम को भी बेहतर कर सकते थे। वो कहते हैं आप लोग चाहते ही नहीं हैं, आप लोगों ने आवाम को कुछ और चीज़ों के पीछे लगा दिया है, बदअमनी रहे, यहाँ नाइंसाफ़ी रहे, उसका फ़ायदा आप ही लोगों को होता है। देखिए, ये तो उनकी बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात थी। और मैं यही सोच रहा था कि इनका बैकग्राउंड जो है वो सहाफ़त पे है या कहीं किसी पॉलिटिकल जमात से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन पता लगा सिर्फ सहाफ़त से इनका बैकग्राउंड है, बड़ा नाम है इनका। वही ना, मैंने कहा शायद कहीं किसी दौर में किसी सियासी जमात जो कि तनकीद करना चाहती है किसी भी हुकूमत के, कहीं ना कहीं कोई सियासी जरासीम शायद हो इनके बीच में। क्योंकि देखिए, ये जो गुफ्तगू कर रहे थे कि स्कूल नहीं बनाते, 50 स्कूल तो मैंने अपने हल्के में बनाए। आपको क्या पता कि 50 स्कूल बने, आपको क्या पता कि एक MNA अपने हल्के में कितनी मेहनत करता है। 18 घंटे हम लोग काम करते हैं। हमारे हल्कों में अभी जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे अपने हल्के में ग्रुप्स बने हुए, गैस का प्रेशर कहीं कम हो तो मुझे पता लगता है, बिजली का वोल्टेज कहीं कम हो तो मुझे पता लगता है। हम लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं, हम लोगों की कोई फैमिली लाइफ नहीं है, 24 घंटे हम इस काम में होते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये मौज मेला कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के, ख़ास तौर पर वो लोग जो टोटली तौर पर लोगों को और आवाम को टाइम दे रहे हैं अपना। और दूसरी बात यह है कि आप इनको ये बात करें कि ये जो बात करें कि जी ये हुकूमत मौज, देखिए आप ज़रबे अज़ब ऑपरेशन का शुरू हुआ, हमें हमारा मिनिस्टर शहीद कर दिया गया
हमने कुछ काम किए, एक्शन शुरू किए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है तो लाइव थ्रेट्स हमें आती हैं। अच्छा, लेकिन अगर अभी भी हम सीरियस नहीं है, सवाल थे ना उनके, एक तो सवाल चलिए ये बता दें कि हुकूमत ने क्यों नहीं बताया कि कितने नहीं थी सवाल का जवाब आपका स्कूल आपने खोले होंगे, सुने आप कितने लोग जेलों में, ये वाला जो सवाल था इरशाद साहब आपका, कितने लोग जेलों में जिनके केसेस हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं भिजवाए? देखें, मैं बताता हूं कि जो आप पहली तो बात ये कि अगर आप मौजू पे रहें, स्कूलों की बात मुझसे ना करें, शायद उन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनाया होगा और मुझे पता है कि मैंने कितने स्कूल बनाए, केसेस हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं भिजवाए पे रहना। देखें, तफसीलात बता रहे हैं, पूरे का पूरा उसका हमारे पास मौजूद है। अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये मुझे बता दें, आप कमेटीज की हाजिरी निकाल लें, कोरम पूरा ना हो तो हुकूमत क्या करे? हम एक लॉ बना देंगे, वो कहेंगे जी, कहते हैं ऑपोजिशन अगर कोरम नहीं पूरा करती, वोटिंग पूरा नहीं करती, ऑपोजिशन भी इक्वली रिस्पांसिबल है। देखिए, लेकिन आज जब हुकूमत से मांगा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है, हम तो देने के लिए तैयार हैं, तो ये आप पहले कर देते, ऑपोजिशन के पास जवाब ही नहीं होता कि ये काम हमने किया। हमारे पास वो सारी की सारी ब्रीफिंग मौजूद है, वो सर्कुलेट, मुझे हैरानगी हो रही है कि वो सर्कुलेट उस वक्त मीटिंग में कर देंगे, तो सारे का सारा ब्रेकडाउन अगर आपके पास है तो ये हुकूमत के पास है ना, जो आईएसपीआर ने बताया, आईएसपीआर ने बताया, और ये सारे का सारा ने बताया है, आईएसपीआर ने मीडिया ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में मौजूद है। और जिस तरह आपने बड़ा सही कहा कि 6 महीने पहले जब जनरल साहब ने कहा कि खुर्शीद शाह साहब को तो ख्याल नहीं आया, सनसेट क्लॉज का नहीं ख्याल आया, उस वक्त तो उनका टोटल मतलब फोकस पनामा पे होगा या लॉकडाउन पे, इमरान खान सड़कों पे भाग रहे थे, लेकिन उस वक्त तो इनको इन चीजों का नहीं है कि हमारा टाइम पूरा हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए? वही बात आ गई कि बुनियादी चीज, और फिर हर सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में यही आता है कि फिर ये चीजें सही होंगी कैसे, कब ठीक होंगी? हम बयानात सुनते हैं, अभी चले रांझा साहब ने कह दिया वो अपने हल्के में काम कर रहे हैं, वहां के लोगों को टाइम दे रहे हैं, ये कहते हैं ऑपोजिशन की वजह से कमेटियों का कोरम पूरा नहीं होता, तो फिर हुकूमत को क्यों सिर्फ और सिर्फ ब्लेम किया जाता है? मुझे बता दें कि आज हम कह रहे हैं कि इस्लाहात नहीं आई जुडिशल रिफॉर्म्स में, और बहुत सारी जगहों पर इस्लाहात आनी थी, वो हमें नजर नहीं आई, तो ये चीजें ठीक होंगी कैसे इस मुल्क के अंदर? एक सवाल की मुझे इजाज़त देंगे कि रांझा साहब ये बताएं कि अगर आपने जुडिशल सिस्टम बेहतर करने के लिए काम किया तो फिर आप मिलिट्री कोर्ट दोबारा क्यों कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, क्यों कायम करना चाहते हैं अगर आपने 2 साल काम किया होता तो? हजूर, इसका जवाब देना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो जुडिशल जो आप अगर अपना सीआरपीसी रिकमेंड करना चाहते हैं और आप उसको अमेंड करना चाहते हैं या अपना सीपीसी अमेंड करना चाहते हैं, मैं आज भी स्टैंडिंग कमेटी में गया हुआ था और आज भी अमेंडमेंट्स आई हुई हैं। आप हमें बताएं कि हमारी पार्लियामेंट में जब भी अमेंडमेंट आती है तो कितने को लोग इंटरेस्टेड होते हैं पार्टिसिपेट, लेकिन फिर भी हम तो कर भी रहे हैं, काफी चीजें भी की हैं, हम उसके ऊपर एक आपको पूरी की पूरी करते हैं कि मौज मेला, ये तो आपने बड़ी बात की है। देखिए सादिया, इस मुल्क को हमने ठीक करना है और इसी में रहना भी है और ठीक भी करना है इसमें, और आप भी, मैं भी, शाद आरिफ साहब भी और मुसरानिया साहब भी, हम मिलकर बात हम सिर्फ एक कर रहे हैं, सब मिलकर बात हम वही कर रहे हैं कि हमने अगर इस सिस्टम को या गवर्नेंस को बेहतर नहीं किया तो ये अवाम के हाथ हमारे गले पर होंगे। रांझा साहब अपने हल्के में नहीं जा सकेंगे, हमें भी लोग नहीं छोड़ेंगे कि आपको भी अब मराहत याफ्ता तबके में हमारा भी शुमार होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऑनेस्ट तो हुकूमत पे रहेगा, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी भी है, असम्बली में भी इनके पास सारे रूल्स और कानून को लेके चलने की इनके पास ताकत भी है, इनको ऑनेस्ट हुकूमत पे रहेगा, हुकूमत की जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी, और जो इसमें हमारी कोताहियाँ हुई हैं इसमें हुकूमत को इसका हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिशन का कसूर है, लेकिन हुकूमत को इससे हिस्सा लेना पड़ेगा। हम इससे अपने आप को बड़ी जिम्मा करार नहीं दे सकते। ठीक है, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी मिल के फैसले करने होंगे, मिल के इस ज़मीन में किरदार अदा करना होगा, लेकिन हुकूमत जो है वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल साहब कह रहे हैं मेजॉरिटी जो हुकूमत के पास है, मैंडेट जो हुकूमत क्लेम करती है कि अवाम ने उन्हें दिया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।